कांग्रेस का और उनको मंत्रालय को लेकर किसी तरह की सुगबुगाहट है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस बात में अब कोई शक है कि सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ये बिल्कुल सही जानकारी है, वो शामिल होंगे क्योंकि असम में सरकार में वो मुख्यमंत्री थे। वो एक बड़ा चुनाव उन्होंने पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाई और उसके बाद वहां पर जो सत्ता हस्तांतरण पार्टी की तरफ से किया गया, हेमंत बिश्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वो काम जितने आसान तरीके से, जितने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण हुआ, दूसरे मुख्यमंत्री को अपनी गद्दी देना और पूरा कार्यक्रम उन्हीं की देखरेख में हुआ, उस सब को देखते हुए सर्बानंद सोनोवाल पहले भी केंद्रीय मंत्री रहे थे, खेल मंत्री रह चुके हैं, तो अब उन्हें दोबारा से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है। वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है कि कब वो जाते हैं जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करने, क्योंकि बीजेपी के कोटे से जो भी लोग मंत्री बनेंगे, जो भी सांसद मंत्री बनेंगे, और जिन नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है, वो सभी लोग जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। तो जेपी नड्डा हरियाणा अपने हिमाचल के प्रवास से, वो 3 दिन के हिमाचल प्रवास पर थे, आज देर शाम तक लौटेंगे। उसके बाद देर शाम से या फिर कल उनकी लगातार मुलाकातें रहेंगी उन लोगों के साथ जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और इसी मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल फेरबदल के सवाल पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ना इसमें मैं तय करने वाला हूं, ना आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं। जो उचित लोग हैं वही इस पे आपको कोई जानकारी दे पाएंगे। विवेक, लगातार खबरें आ रही हैं कि जबरदस्त तरीके से विस्तार हो रहा है और कहा जा रहा है कि अब जो संख्या है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ने जा रही है, लेकिन उसमें महाराष्ट्र की भागीदारी क्या होने जा रही है? देखिए प्रीति, देखिए महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि इसलिए यही वजह है कि महाराष्ट्र के कोटे से 3 मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, 3 नंबर्स आ रहे हैं जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल हो सकते हैं, जो कैबिनेट एक्सपेंशन में उसमें शामिल हो सकते हैं। पहला नाम जो है वो नारायण दाने का है, राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनका जो इंडिकेशन है बिल्कुल साफ हो चुका है कि नारायण दाने कहीं ना कहीं उन्हें जो कैबिनेट एक्सपेंशन में कि अच्छा पद उन्हें मिलेगा। सीनियरिटी के हिसाब से माना जा रहा है कि उन्हें यूनियन कैबिनेट की मिनिस्ट्री दी जा सकती है। एमओएस नहीं मिल सकता है क्योंकि उतने वो जूनियर नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गद्दावर नेता है महाराष्ट्र के और राज्यसभा सांसद भी हैं। तो कहने के जो उनको ओवरऑल एक्सपीरियंस से देखा जा रहा है, तो जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री के ही पद पर रखा जाएगा, एमओएस नहीं दिया जाएगा। लेकिन बाकी के जो 2 मंत्री का नाम आ रहा है, जिनमें से एक महिला सांसद का नाम आ रहा है, हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि महिला सांसद ने फोन करके बोल दी कि अभी तक कोई उन्हें जानकारी नहीं है, दिल्ली से कोई फोन नहीं आया है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि महाराष्ट्र से 3 सांसद को कॉल आ सकते हैं, जिनमें से एक महिला सांसद भी शामिल है। अगर उनको कॉल आता है तो उन्हें एमओएस देने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि जो मोदी जी की कैबिनेट एक्सपेंशन हो रही है, उसमें से महाराष्ट्र के जो 3 नेता होंगे उनमें से एक यूनियन लेवल के मंत्री पद पे होंगे, बाकी के जो 2 होंगे वो एमओएस के लेवल पे होंगे। तो अब सबको जो बाकी लोग हैं, जिस तरह से विक्रांत जी भी बता रहे थे कि जितने भी नेता हैं, जितने भी कॉल आना था उन्हें आ चुका है। लास्ट मोमेंट पे अगर कुछ अप एंड डाउन या कुछ चेंजेस होते हैं तो फोन कॉल अभी भी कुछ लोगों को आ सकते हैं। तो इंतजार किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो 2 नेता बचे हुए हैं उन्हें शाम तक कॉल आता है या चलिए मध्य प्रदेश की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। विवेक, हमारे साथ मनोज बने हुए हैं। मनोज, 15 महीने से ज्यादा वक्त हो चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में शामिल हुए। कहा जा रहा है कि जो उनके शुभचिंतक है वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि अगर कोरोना ना आया होता तो 2020 में ही वो कैबिनेट मंत्री बनाए जा चुके होते, लेकिन अब मंत्रालय को लेकर कोई खुलासा हो पा रहा है? मंत्रालय को लेकर जो एक लगातार सुबह से एक बात हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो इस तरह के मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है, इसमें जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इतना ज़्यादा है कि उसमें अभी से किसी भी तरह के कयास लगाना एकदम जैसे कहेंगे एक नामुमकिन जैसी बात है। क्योंकि इसके पहले जो माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पिता थे, वो उनके पास तो रेल मंत्रालय था। तो जितने भी समर्थक हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, वो क्या चाहते हैं, इस पर बात हो सकती है कि उनके समर्थक चाहते हैं कि माधवराव सिंधिया के ज़माने में जिस तरह
तरह से वो रेल मंत्री थे और रेल के जो काम हुए, ग्वालियर स्टेशन जिसे कहते हैं, ग्वालियर में तो रेल की पूरी दशा और दिशा बदल गई। तो ये बातों पे उनके समर्थक चाहते हैं कि उनको एक बार फिर से रेल मंत्रालय मिल जाए। कॉमर्स डिपार्टमेंट कुछ समय यूपीए की सरकार के दौरान सिंधिया के पास रहा, तो उनके समर्थक वो भी चाहते हैं। लेकिन क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसपे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उस वक्त तक बना रहेगा जब तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनकर शपथ नहीं ले लेते, तब तक उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बीजेपी में जो बदलाव हुआ, बीजेपी की जो मध्य प्रदेश में सरकार 15 साल बाद अलग हुई थी और दोबारा बीजेपी सत्ता में आई, दोबारा शिवराज सिंह चौहान मंत्री बने और दोबारा कमलनाथ की नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, दोबारा कांग्रेस मध्य प्रदेश में जो मजबूत होना शुरू हुई थी, उस मजबूती को अगर किसी ने खत्म किया, किसी ने कमलनाथ की सरकार गिराई, किसी ने शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, तो वो सिर्फ एक नाम है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इन सब बातों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी ने राज्यसभा का सांसद तो बनाया, लेकिन उनका मंत्री बनना उनके सारे समर्थक बीते 1.25 साल से तय मानते थे। तो जो पुरस्कार है, जो 15 महीने से इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार वो वक्त बस अब आने को ही है। हम चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, पशुपति पारस का बिहार चुनाव से लेकर अब तक का सफर और जो अब उनको जेडीयू की तरफ से पुरस्कार दिलवाने की तैयारी है, इस पर बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर यह माना जा रहा था कि पशुपति पारस जब भी केंद्र में विस्तार होगा तो चिराग पासवान कह रहे थे कि हम केंद्र में केंद्र के साथ हैं, केंद्र के हनुमान हैं, और ये भी कह रहे थे वो बार बार चुनाव के वक्त भी कि वो मोदी के हनुमान हैं। लेकिन जब पार्टी और परिवार में फूट पड़ी तो जितने भी सांसद थे एलजेपी के, वो पशुपति पारस के साथ हो गए और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जब बिहार में चुनाव था तो वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को निशाने पर रखते थे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पशुपति पारस जो पार्टी को तोड़कर पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लिए, उसका इनाम इनको मिल रहा है और शायद यही वजह है कि